हम लोग एक ऐसे फॉरवर्ड एयरबेस पे है जहां पे आप देख सकते हैं कि सामने एक एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो अभी लैंड कर रहा है। जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं ये एक अंडरग्राउंड टैंकर है। उसके बाद जो है यहाँ से ये सीधा आगे बैरल के ज़रिए जो है ऊंची पोस्ट पे जाता है। ये है 155 mm बफोर्स गन जिसने भारत को करगिल जिताया और अब ये गन जो है तैनात है LAC पर। ये हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन के एक कह सकते हैं जीते जागते भगवान की तरह है कि वो इनको वहाँ से उठा के लेके आते हैं और यहाँ पे अस्पताल में भेज दिया जाता है उनको। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर LAC पर तनावपूर्ण हालात के बीच बड़ी खबर यह कि भारत ने LAC पर चीन की हर चुनौती से निपटने के लिए अपनी तैयारी को पूरा कर लिया है। जानकारी है कि चीन LAC पर अपनी शक्ति प्रदर्शन से भारत को डराने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन भारत ने उसे ऐसा जवाब दिया है जिससे उसकी नींद उड़ जाएगी। भारत ने जाबाज जवानों के साथ ही सैन्य साजो सामान की पूरी खेप जो है वो LAC के पास फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा दी है। यह साजो सामान भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर से ले पहुंचाए जा रहे हैं, जिनकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। ऐसी ये जो खेप जब सीमा पर पहुंची तो न्यूज 18 की टीम वहां पर मौजूद रही और हालात का जायजा लिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी संदीप बोल की। ज्यादा जिसकी जरूरत है इस वक्त, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम गड़बड़ हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो ऐसे में जो सामग्री इनके लिए भेजी जा रही है, आप देख सकते हैं सबसे पहले पानी की बोतल्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में पानी बहुत कम जो है पीने लायक जो है मिल पाता है। स्पेशल क्लॉथिंग है, ये स्पेशल राशन है, ये सब जो है इस वक्त उतारा गया है यहाँ पे और लगातार जो है जो भी कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए इस तरीके की व्यवस्था जो है उन्होंने अभी फिलहाल की है। और सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है वो देखिए आप, आर्कटिक टेंट्स। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि एक और C-17 ग्लोब मास्टर LAC के पास सैन्य साजो सामान के साथ वहां पर पहुंचा है, सामान पहुंचाने में जुटा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाई रहे थे। तो दूसरी तरफ ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी देखिए, चिनूक हेलीकॉप्टर भी वहां पर मुस्तैद है, जिसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों का गेम चेंजर माना जाता है और इसकी मदद से कितनी भी ऊंचाई वाले इलाके हो उनमें सैन्य सामान को पहुंचाया जा सकता है। इसी हेलीकॉप्टर की मदद से ले पहुंचे सैन्य सामान को उन जगहों पर भेजा जाएगा जहां सड़कों से जाना बेहद मुश्किल है। ये एक और रिपोर्ट देखिए आप। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में गेम चेंजर के तौर पर जिस हेलीकॉप्टर को देखा जा रहा है ये है वो चिनूक हेलीकॉप्टर। ख़ास बात इसकी ये है कि ये कितनी भी ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से जो है बहुत ज़्यादा सामान जो है वो लेके जा सकता है। ख़ास बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए आर्टिलरी गन्स तक जो है उनको हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भेजा जा सकता है, ख़ास तौर पे कि ऊंची पहाड़ियों में। अभी आप देख सकते हैं कि जो IL-76 C-17 ग्लोब मास्टर से जितना भी सामान उतारा गया था उसको जो है अब यहाँ से जो है चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है बाकी उन सारे इलाकों में पहुँचाया जाएगा जहाँ पे सड़क के ज़रिए जाना बहुत मुश्किल है और टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि ये स्लीपिंग बैग्स हैं, यहाँ पे स्पेशल राशन है, यहाँ तक कि वो ऊपर जितनी भी ऐसी गाड़ियाँ हैं उनके जो है टायर्स जो है उनको इसमें डाल के ले जाया जा रहा है। ये लगातार सॉर्टी जो है पिछले 2 से 3 महीने से लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके के हालात ऊपर बने हुए हैं ऐसे में जल्द से जल्द वो सारी सामग्री पहुँचाना उन सारे दुर्गम इलाकों तक जहाँ पे कि पहुँचना रोड के ज़रिए जाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ये हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त काफ़ी मुफीद है। हालाँकि इसके आने से पहले जो है ज़्यादातर Mi-17 V5 जो है उसका काम करता था, लेकिन फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि जितना भी सामान यहाँ पे फॉरवर्ड एयरबेस पे उतारा जा रहा है उसके बाद ऊंची चोटियों तक पहुँचाने के लिए इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और कम से कम 10 टन के आसपास जो है ये सामान अपने साथ कैरी कर सकता है। तो ये तैयारी आप देख रहे थे इस वक्त जो बेहद जरूरी है। भारी भरकम C-17 ग्लोब मास्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ सेना के वो हल्के हेलीकॉप्टर भी लद्दाख पहुंच चुके हैं जिनके जरिए घायल लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। ये एक और तस्वीर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। जो छोटे हल्के हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं ताकि जो घायल लोग हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके।
आर्मी एविएशन के ये हेलीकॉप्टर हर उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपने आप को साबित करते हैं कि ये जो है बेहतर पायलट हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि कहीं भी आसानी से उतारा जा सकता है। साथ ही कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, यानी कि अगर कोई घायल हो जाता है और उनको लेके आना होता है उस सब जगह से, तो इन्हीं हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाया जाता है। वैसे तो इसकी कैपेसिटी 14 लोगों को उठाने की है, लेके आने की है, लेकिन अगर स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ी, स्ट्रेचर से अगर लेके आते हैं तो 4 स्ट्रेचर इस हेलीकॉप्टर के अंदर लगाए जा सकते हैं। इस वक्त एक कैजुअल्टी इवैक्यूएशन इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर अब धीरे धीरे लैंड कर रहा है और इसको पूरी तरीके से ये इस चीज़ को लेकर ट्रेंड है कि किसी भी तरीके के टेरेन में, किसी भी तरीके के इलाके में उतर सकता है। आर्मी एविएशन हालांकि बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कई ऐसे आपदाएं हो, चाहे वो केदारनाथ की आपदा हो या फिर जम्मू कश्मीर में फ्लड हो, इस हेलीकॉप्टर ने बहुत मदद की। और अब आप देख सकते हैं कि हेप्टर जो है ये नीचे उतर चुका है और इसके बाद इसके अंदर जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से जो लेके आए गए हैं कैजुअल्टी, उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। अभाव की वजह से यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, दैट इज लंग्स में पानी भर जाता है, और हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, जिसमें दिमाग में पानी भर जाता है, ये जानलेवा होती है। एंड इनको हमको इवैक्यूएट करने के लिए हमारे पास ये जो पीछे हैपो बैग दिख रहा है आपको, ये स्पेशलाइज्ड बैग है जिसमें हम प्रेशराइज करके हेलीकॉप्टर से आगे हाई एल्टीट्यूड पोस्ट से हम अपने पीछे वाले अस्पताल में पेशेंट को इवैक्यूएट करते हैं। इसके अलावा ये जो पेशेंट आइसोलेशन बैग आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये अगर कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट है अथवा कोविड की सस्पिशन है इसमें, तो ऐसे मरीज को भी हम बिना हेलीकॉप्टर के जो एयर क्रू हैं उनको इन्फेक्ट किए बिना हम पेशेंट्स को हम पीछे कैजुअल्टी इवैक्यूएट करते हैं। तो पूरी तैयारी है सेना की चीन की किसी भी उकसाने वाली हरकत का जवाब देने के लिए एलएसी पर बोफोर्स, जी हां, बोफोर्स तोप को भी तैनात कर दिया गया है। इससे पहले इस तोप ने कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। कारगिल की लड़ाई को जिताने में इन्हीं बोफोर्स तोपों का बहुत बड़ा हाथ था और इस वक्त ये बोफोर्स तोपें तैनात हैं एलएसी पर, जहां पे वो सीधे तौर पर चीन को मुंह की खिलाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी किसी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में इनकी तैनाती होती है तो इनका रखरखाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 24 घंटे ये फायर करने लायक हों, इस तरीके से इसकी पूरी तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है। इस वक्त हम लोग ऐसी एक मेंटेनेंस डिपो में हैं जहाँ पे इस वक्त बोफोर्स का मेंटेनेंस चल रहा है, क्योंकि ये ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि ये हमेशा रेडी रहने चाहिए, किसी भी तरीके की कोई कोताही जो है नहीं बरतनी चाहिए, इसीलिए लगातार जो है इनका मेंटेनेंस किया जाता है। और ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये सब जो है यहाँ पे मेंटेनेंस का काम हो रहा है। इस तरीके की छोटे छोटे डिपो जो हैं वो और भी बनाए गए हैं, जिसमें कि ये हर वक्त जो है इनको जो है पूरी तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सेना के जो जवान हैं वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हाथ काले हो गए हैं पूरी तरीके से, लेकिन वो लगातार इस गन को रिपेयर करने में लगे हैं। और ये सिर्फ इसी गन के नहीं, लगभग तमाम ऐसे हथियार जो कि भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं कि ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसको भी जो है लगातार जो है ज़रूरत होती है इनकी कि किसी तरीके से इसको जो हमेशा तैयार रहने दिया जाए, ताकि जो चीन के जो कभी ऐसे एयरक्राफ्ट अगर आते हैं तो इनको जो है दूर से दूर ही नेस्तनाबूद किया जा सके। तो ईएमई का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ये इन्हीं की जिम्मेदारी होती है भारतीय सेना के वो सारे साजो सामान जिनको 24 घंटे तैयार रहने के लिए। तो तैयारी आपको लगातार दिखा रहे एलएसी के इलाके में सर्दियां आते ही जो तापमान है वो 0 से 50 डिग्री तक नीचे चला जाता है। और ऐसे में सोचिए, ऐसे हालात में सांस लेना भी मुश्किल होता है, लेकिन -50 डिग्री के तापमान में हमारे जवान कैसे रहेंगे और वो सीमा पर आए दिन आने वाले बर्फीले तूफानों का कैसे मुकाबला करेंगे, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने एलएसी पर तैनात जवानों के लिए खास तरह के टेंट भेजे हैं, जिसमें सैनिक कड़ाके की ठंड में खुद को गर्म रख सकते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रह सकते हैं।
इस टेंट को गर्म रखने के लिए इसमें विशेष हीटर लगाए जाते हैं और साथ ही टेंट में कई ऐसे उपकरण भी हैं ताकि बाहर के तापमान का अंदर असर कम से कम हो। एलएसी पर इस तरह सैनिकों के लिए अब तक इतना सामान जमा किया जा चुका है कि अगर अगले 1 साल तक किसी भी वजह से कोई सप्लाई अगर नहीं हो पाती है तो भी वहां पर मौजूद सैनिक आसानी से चीन को जवाब दे सकते हैं। भारत सरकार ने एलएसी पर तैनात जवानों के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की है, चाहे वो कपड़ों की हो चाहे वो टेंट की हो। इस वक्त हम लोग जिस टेंट के अंदर मौजूद है ये हाई ऑल्टीट्यूड टेंट है। खास बात इसकी ये है कि बाहर से ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है, यानी कि अगर बर्फ पड़ती है या बारिश होती है तो इसके अंदर बारिश नहीं जाएगी। और दूसरा, अंदर की तरफ से आप ये देख सकते हैं कि ये दूसरा लेयर है जो कि गर्मी जो है, अंदर जो गर्मी है उसको जो है बाहर नहीं जाने देगा। यानी कि ये जो है टेंट इस वक्त जो है भारतीय सेना के जवानों के लिए उन सब जगह पर जहां पे कि तापमान लगातार कम होता जा रहा है, 17,000 से लेकर 19,000 फीट तक जो है तापमान लगातार गिर रहा है, और ऐसे में इन टेंटों की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। और यही वजह है कि सबसे पहले जो है ये सारे बंदोबस्त कर दिए गए हैं। इसमें जो है -50 डिग्री भी अगर टेम्परेचर हो जाता है तब भी आसानी से जो है यहाँ पे सेना के जवान आराम से रह सकते हैं। 10 से 12 सैनिक जो है वो इसमें रह सकते हैं। खास बात यह है कि इस पूरे टेंट को गर्म रखने के लिए स्पेशली जो है कैरो हीटर्स और जो अन्य सामग्री है वो भी दी गई है। तो कह सकते हैं कि इस वक्त जो लड़ाई जिस हाइट पे चल रही है उसमें ये टेंटेज जो है एक वरदान से कम नहीं है। स्पेशल टेंट और स्पेशल क्लोथ्स ये जो है सबसे ज़रूरी है इस वक्त भारतीय सेना को उन सब जगह पे तैनाती को मजबूत रखने के लिए जहाँ पे कि चीन के साथ इस वक्त विवाद चल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक टेंट है, इसको विशेष तौर पर बनाया गया है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, लेकिन इसका तापमान जो है वो ये -20 तक जो है ये टेम्परेचर झेल सकता है। साथ ही इसमें कम से कम 7 से 8 लोग आसानी से रह सकते हैं। ये कैरो हीटर है जो कि गर्मी देता है, चारों तरफ से जो है ये 2 अलग अलग लेयर्स की बनी हुई है ये, और ये गर्मी देता है, ये कैरो हीटर है। साथ ही ये आप देख सकते हैं कि एक पैनल है जो कि आपको लाइट का बंदोबस्त करता है। तो भारत की तरफ से अमूमन वो सारे इंतजाम किए गए हैं, खास तौर पे कि भारतीय सेना के जवानों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उसके चलते जो है बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जिनको अभी सेना को दिए गए हैं, और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके की कोई समस्या उस इलाके में जहाँ पे कि भारतीय सेना इस वक्त मौजूद है, तापमान लगातार गिर रहा है, ना हो। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ऊंचे इलाकों में जहाँ पे भारतीय सेना तैनात है वहाँ पे ठंड से बचने के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। क्योंकि ऊंचे इलाकों में लेयर्स में कपड़े पहनने होते हैं, तो उसी हिसाब से आप देखिए फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के बाद ये सेकंड लेयर है। क्योंकि कलर भी इसका इसीलिए दिया गया है कि अगर सेना के जवानों को किसी ऐसी जगह पे तैनाती की गई है जहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं तो ये कैमोफ्लेज का भी काम करता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो आप देख सकते हैं कि कभी भी ऐसे बर्फीले इलाकों में जो है जब जाना होता है तब इस तरीके के ये लेयर थर्ड है इसको पहना जाता है। टोपियाँ भी हैं यहाँ पे, और इसकी पूरी कीमत अगर हम लोग बात करें, यहाँ ट्राउज़र्स हैं और यहाँ शूज़ हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बर्फ़ वाले इलाकों में इन जूतों के बिना चलना जो है बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए जो है विशेष तौर पर ये जूते हैं। और आप देख सकते हैं कि ग्लव्स, क्योंकि ऊंचे इलाके में जब भी बहुत स्नो होती है और स्नो होने के बाद जब रिफ्लेक्शन आता है स्नो का तो इन ही गॉगल्स की ज़रूरत होती है, नहीं तो आंखें ख़राब हो सकती है। स्पेशल ग्लव्स हैं, ये ग्लव्स हैं, आप कभी भी माउंटेनिंग कर रहे हैं या किसी को रस्सी को पकड़ना है तो उसके वक्त जो है इस तरीके के ग्लव्स यूज़ किए जाते हैं। अंदर ये इनर ग्लव्स हैं, इसके अंदर इनको पहना जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि स्लीपिंग बैग्स है, और ये पूरा बैग है जो कि आप जो है अपने साथ जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ले जाते हैं। कुल मिला के इस बैग का ही वजन जो है बैटल लोड 21 किलो होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है रखी हुई होती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आप ये देख सकते हैं कि जब भी माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, अब ये देखिए स्नो पे इजीली चल सकें सेना के जवान, उसके लिए स्पेशल बूट्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये आप देख सकते हैं कि विशेष तौर पर जो लैडर है, ये लैडर ऐसा है तार से बना हुआ लैडर है, और इसमें दो आदमी एक साथ जो है आगे पीछे चढ़ सकते हैं। ये डिपो लद्दाख क्षेत्र का सबसे बड़ा आयुध डिपो है। यहाँ पे हम स्पेशल क्लोथिंग, टेंटेज,
हीटिंग अप्लायंसेस, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट और सुरक्षा उपकरण आदि हमारे जो ट्रुप्स फॉरवर्ड में तैनात हैं उन्हें इशू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड में विभिन्न प्रकार के टेंट लगे हुए हैं। हमारे टेंटों में हीटिंग अप्लायंसेस की सुविधा मौजूद है। इन सुविधाओं के अलावा हमारे जवानों को कैरो हीटर्स, जो कि हजारों की तादाद में जो भी हमारे जवान आगे डिप्लॉयड हैं, उनको इशू किए जा चुके हैं। चीन से तनातनी के बीच लेह में भारतीय सेना ने बर्फबारी से पहले वहां के जो सबसे ऊंचे और सबसे बड़े तेल डिपो है, वहां ईंधन जमा करने की तैयारी चल रही है। कुछ वक्त में लेह में बर्फबारी शुरू होने की वजह से सड़कें बंद हो जाएंगी और ऐसे में अभी से सेना अपनी जरूरत के लिए ईंधन जमा करने में जुटी है। वहां डिपो पर तेल लेकर पहुंचे कई टैंकर एक कतार में खड़े नजर आए, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। टैंकर्स ने पाइपलाइनों में तेल उतारा, जो कि वहां से टंकियों में जमा किया गया। ये डिपोज हमारी आने वाली सर्दियों के लिए पूरी तरह से स्टॉक है और यहाँ से हम आगे रिप्लेनिशमेंट चेन के लिए फॉरवर्ड ट्रूप्स के लिए यहाँ से हम अपनी सप्लाई भेजते हैं। आप जहाँ पर हैं, ये फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट डिपो है। ये सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा डिपो है हमारा और यहाँ से जो फ्यूल जाता है वो गाड़ियों में और ट्रूप्स के लिए बुखारियों में, जो उनको सर्दी में गर्म रख सकें। ठंड और बर्फबारी से पहले ही सेना की तरफ से पूरा इंतजाम कर लिया जाता है। फ्यूल जो है वो प्रॉपर इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि जब सर्दियां बहुत ज़्यादा पड़नी शुरू हो तो ऐसे में जब रूट बंद हो जाते हैं तो ऐसे में जो तेल की जो आवाजाही है वो जो है कम हो जाती है, क्योंकि रोड बंद हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पे बना एक फ्यूल डिपो है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैंकर जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से फ्यूल लेकर आए हैं और उसके बाद यहाँ से जो है ये जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं ये एक अंडरग्राउंड टैंकर है। उसके बाद जो है यहाँ से ये सीधा आगे बैरल के ज़रिए जो है ऊंची पोस्ट पे जाता है। कह सकते हैं कि लड़ाई के लिए इन सब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना सिर्फ इससे गाड़ियाँ चलती हैं, ना सिर्फ इससे जो है जो वहाँ पे जो तैनात सैनिक हैं उनके लिए हीटर का काम करता है, हीटर में इस्तेमाल लाया जाता है। तो ये जो है फ्यूल सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त इस पूरे टेरेन में, क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद जो है बर्फबारी के चलते सारे रूट बंद हो जाएंगे। ऐसे में उससे पहले ही भारतीय सेना ने अपने पूरे इंतजाम कर लिए और ख़ास बात यह है कि जैसे ही LAC पर बवाल शुरू हुआ और लगातार विवाद जारी है, उसके मद्देनज़र एक्स्ट्रा फ्यूल भी जो है फिलहाल यहाँ पे जमा किया गया है। चीन लगातार भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रच रहा है, नई नई चालें चल रहा है। चीन से लगी जो सीमाएं हैं वहां पर भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन फिर भी चीन आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो उकसाने वाली है। लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई सीमा हो या फिर उत्तराखंड, चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय जवान पूरी तरीके से तैयार हैं। लगातार इसलिए तैयारी भी हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, क्योंकि ये तैयारी बड़ी है। ये तैयारी शायद इन हालातों में इससे पहले थी नहीं और शायद ये भी वजह है कि इस तरीके के हालात पहले थे भी नहीं जो पिछले 4 महीने में। हम सीधे रुक कर लेते हैं ले, हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं, हम अरुणाचल प्रदेश भी रुक करेंगे, मिंटू हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अनुराग, आपके पास तैयारी बहुत बड़ी है और ये तैयारी बताती है कि LAC पर हालात बहुत अच्छे नहीं है। देखिए, बिल्कुल हालात अच्छे नहीं है और दोनों तरफ से स्टैंड स्टिल सिचुएशन है। पिछले 4-5 दिन की अगर बात करें तो बिल्कुल दोनों तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसके मायने ये नहीं है कि वहाँ पर शांति हो गई है या वहाँ पर स्थिति सामान्य हो गई है। कल रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से बताया वो बिल्कुल एक लाइन खींच देता है कि किस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है और एक तरीके से फ्री हैंड इस वक्त इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को है कि किसी भी सिचुएशन में PLA को आगे मूव नहीं करने देना है, PLA को उनकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनसे अलग हटकर मूव नहीं करने देना है और वही भारतीय सेना कर भी रही है। फिलहाल जो हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी जो गवर्नमेंट सोर्सेज से हमें मिल रही है वो ये कि कम से कम 2 बार पिछले 1 महीने में कम से कम 2 बार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है LOC पर, जिनमें से एक इंसिडेंट 29 और 30 अगस्त की रात का है जहां पर PLA ने मूवमेंट करने की कोशिश की, अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश की और भारतीय सेना की तरफ से वार्निंग शॉट्स फायर किए गए कि खबरदार अगर जो आगे मूव किया तो ये
पीएलए को एक वार्निंग शॉट था एक तरीके से। और दूसरा इंसिडेंट 8 सितंबर का बताया जा रहा है जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, लगभग 100 राउंड्स फायर किए गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना इसलिए क्योंकि पिछले 40-45 साल में एलएसी पर तो कम से कम फायरिंग के इंसिडेंट नहीं हुए हैं। टकराव होता है लेकिन बिना हथियारों के होता है, मैन टू मैन टकराव होता रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। और उसके सीधे मतलब ये है कि अब भारतीय सेना ने फॉरवर्ड पोस्ट पर अपनी पोजीशंस ले ली हैं, वहां अपने हथियार लगा दिए हैं और साफ तौर पर कह दिया है चीन के अधिकारियों को कि अगर पीएलए की तरफ से कोई भी मूवमेंट होता है तो फायर करने में हिचकिचाएंगे नहीं भारतीय सैनिक, किसी भी तरीके से अब और हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी पीएलए की। तो बड़ी बिल्कुल और जानकारी बर्दाश्त अब नहीं की जाएगी चीन की हरकत। अनुराग आपके पास आएंगे क्योंकि इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर है कि चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच लद्दाख में भारतीय सेना के हाथों मात खाने से बौखलाया चीन। अब अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सीमा पर नई चाल चल रहा है। खुफिया एजेंसी ये बता रही है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से लगी जो सीमा है वहां पर हलचल को बढ़ा दिया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिक भारतीय इलाकों के काफी नजदीक पहुंच गए हैं और बताया यह भी जा रहा है कि एलएसी के 20 किलोमीटर के दायरे में चीन की फौज की हलचल बढ़ गई है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार एलएसी के आसपास होने वाली हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के असाफिला और फिश ट्रेल इलाके में चीनी फौज की गतिविधियां ज्यादा देखी जा रही हैं। चीनी सैनिकों की किसी भी चाल से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार चौकसी में जुटी हुई है। मिंटू हमारे सहयोगी अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ हैं। मिंटू, किन इलाकों में और किस तरीके की हलचल चीनी सेना की? जी, टीवी 18 नेटवर्क ने ये न्यूज को खुलासा किया था कि जहां मैंने इंटरव्यू लिया था तापिर गांव, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो बीजेपी के एमपी है तापिर गांव, वो जिन्होंने आपके पार्लियामेंट में भी जिक्र किया इस बात के आसापिला के वहां पे जो पे वो 80 किलोमीटर अंडर घुस के उन्होंने वहां पे सड़क निर्माण किया है और वहां पे उन्होंने हेलीपैड बनाया है। तो वहां पे वो पहले से करके रखे थे। और उसके वाला आपके टूटिंग सेक्टर में मैं बोला जाए तो टूटिंग सेक्टर में 2 पॉइंट कितने किलोमीटर के वो सड़क निर्माण किया था, जहां पे हमारे भारतीय सेना और उसके साथ हमारे जो पोर्टर्स सहयोगी जो रहते, रसन जो सामान ले जाते हैं उसको हेल्पर्स बोलते हैं, वो लोग खेदड़ दिए हैं। ठीक है मिंटू आपके पास आएंगे। अनुराग, एलएसी के 20 किलोमीटर के दायरे में ये जानकारी मिल रही है एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया को कि वहां 20 किलोमीटर के दायरे में चीनी सेना की हलचल वहां पर भी देखी गई है, लेह में। देखिए बिल्कुल ये कयास लगाया जा रहा था पिछले कुछ टाइम में। अब लेह में वो अपनी सीमा के अंदर क्या कर रहे हैं, वहां पर भी मोबिलाइजेशन हो रहा है, वहां पर भी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, दबाव डालने का कोशिश हो रही है। लेकिन भारतीय सीमा पर के अंदर भी फोर्सेस का मोबिलाइजेशन जो है वो पूरी तरह से हो चुका है। तमाम इक्विपमेंट्स अगले, जिस तरीके से संदीप ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में भी बताया कि जो अगले 14 महीने की रसद, राशन सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। तो लेह सेक्टर में और लेह लद्दाख की पूरी जो एलएसी की सीमा है वहां पर किसी भी तरीके से हम ये पूरी तरह से श्योर हैं अब इस बारे में, क्योंकि तमाम हमारे सोर्सेज से हमने तस्दीक कर लिया आर्मी के फॉरवर्ड पोस्ट पर जो इस वक्त पोजीशनिंग है भारतीय सेना की, किसी भी तरीके की कोई हरकत पीएलए यहां नहीं कर सकता है। शायद यही वजह है कि अरुणाचल और सिक्किम की सीमाओं के पास हरकत बढ़ी है चीनी सेना की, क्योंकि इस पूरे इलाके में अब यहां पर ऐसी किलेबंदी भारतीय सेना की है कि यहां पर पीएलए का कोई मूवमेंट अब नहीं हो सकता है, कोई भी हरकत नहीं हो सकती है। बल्कि लगातार भारतीय सेना जो हाइट्स हैं उनके ऊपर अपनी पोजीशंस बनाते हुए ये दबाव डाल रही है चीनी सेना पर कि वो पीछे हटें और जो मई जून से पहले की जो स्थिति थी उस स्थिति में वापस लौट जाएं। यानी पेंगोंग इलाके में खासकर जो फिंगर 4, फिंगर 5 के आसपास जो गई थी और वहां पर अपने बेसिस बनाने की कोशिश की, वहां पर अपना सेटअप बनाया हुआ है, वहां से फिंगर 8 तक उनको धकेलना है। इस तरीके का रिजॉल्व है भारतीय सेना का, इस तरीके का रिजॉल्व है कि उनको वापस फिंगर 8 पर भेज देना है और उसी के तहत रणनीति बना करके प्रेशर डाला जा रहा है, लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अपनी पोजीशंस को रीलोकेट करके भारतीय सेना इस तरीके का दबाव बना रही है। उसी दबाव का ये नतीजा है जो आप अभी जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी जो मिल रही है वो उसी दबाव का नतीजा है कि अरुणाचल सीमा पर वहां पर हरकत तेज
तेज हो गई है पीएलए की, क्योंकि यहाँ अब कोई स्कोप नहीं जी। बचा है, यहाँ पूरी तैयारी है, बिल्कुल, ये रसद है, उसी दबाव ammunition का है, नतीजा है। भारत की तरफ से जो दबाव लगातार चाइना पे बनाया जा रहा है, उसी दबाव का नतीजा है कि चीनी सेना में हलचल बढ़ गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच 2 बार फायरिंग हो चुकी है। पहली फायरिंग पेंगोंग लेक के साउथ बैंक पर हुई थी, चुशुल सेक्टर में यह फायरिंग 29 और 30 अगस्त को हुई थी। इसके बाद दूसरी बार फायरिंग 8 सितंबर को हुई थी। यह फायरिंग पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक पर हुई। इस दौरान करीब 100 राउंड फायरिंग हुई थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि फायरिंग की यह घटना ज्यादा गंभीर थी। 45 साल में पहला मौका था जब एलएसी पर फायरिंग हुई। और जानकारी ये कि घबराए जिनपिंग बौखलाहट में ऐसे हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। तो 2 बार फायरिंग हो चुकी है। 29-30 अगस्त को फायरिंग हुई थी और दूसरी फायरिंग हुई है 8 सितंबर को। लेकिन जो सूत्रों से मिली जानकारी बता रही है वो ये कि जो 8 सितंबर को फायरिंग हुई थी, ये पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक पर हुई थी और इस दौरान करीब 100 राउंड फायरिंग हुई थी। जंग जंग चीख रहा है चीन। खून खराबे पर आमादा हैं शी जिनपिंग। सीमा पर जमा रहे हैं हथियार। कहीं गोला बारूद की गूंज, कहीं जारी है हवाई धमाका। ये तस्वीरें एलएसी पर चीन की बौखलाहट का ताजा सबूत है। चीन भारत के शूरवीर जवानों से लगातार पिटने के बाद इस कदर पस्त हो चुका है कि उसने अब सीमा पर हवा में ही हथियार और गोला बारूद चलाना शुरू कर दिया है। चीन तिब्बत में भारत से लगने वाली सीमा पर इस कदर गोला बरसा रहा है कि हर ओर सिर्फ धमाकों की ही आवाज सुनाई दे रही है। चीन की तिलमिलाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो दिन और रात की परवाह किए बिना लगातार धमाके कर रहा है। तिब्बत में भारत से लगने वाली सीमा पर चीन का यह शक्ति प्रदर्शन पिछले करीब 2 हफ्तों से जारी है। चीन की सेना कभी टैंक से गोले बरसा रही है तो कभी इस इलाके में रॉकेट से धमाके किए जा रहे हैं। हर रोज चीन की सेना की एक नई टुकड़ी यहां पहुंचती है और फिर धमाकों का नया सिलसिला शुरू हो जाता है। सीमा पर गोला बारूद बरसाने का ये काम सिर्फ चीन की थल सेना ही नहीं कर रही है, बल्कि इसमें चीन की वायु सेना और कुछ अर्धसैनिक बल भी शामिल किए गए हैं। चीन इन धमाकों के सहारे भारत को डराने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो इन गोला बारूद के इस्तेमाल से अपनी हारी हुई सेना का मनोबल बनाए रखना चाहता है। हालांकि चीन ने इसको एक युद्धाभ्यास का नाम दिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये युद्धाभ्यास कहीं ना कहीं एलएसी पर जंग जैसे हालात को बनाए रखने के लिए ही किए जा रहे हैं। साथ ही वो इस पूरे मसले को भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सीमा पर अब तक जितनी भी रणनीति चीन ने अपनाई है सब विफल रही है। तिब्बत में चीन ने पिछले करीब 15 दिनों से जिस तरह से गोला बारूद की बारिश शुरू की है, उससे यह भी माना जा रहा है कि चीन भारत का ध्यान बांटने के लिए इस तरह का युद्धाभ्यास कर रहा है। लेकिन इसकी आड़ में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। चालाक चीन इस युद्धाभ्यास के नाम पर एलएसी पर न सिर्फ अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ा रहा है, बल्कि सीमा पर हथियार और गोला बारूद भी तेजी से जमा किए जा रहा है। इससे यही जाहिर होता है कि चीन भारत के खिलाफ जंग की तैयारी को गुपचुप ढंग से अंजाम दे रहा है। क्योंकि तिब्बत में चीन जो युद्धाभ्यास कर रहा है उसमें पहाड़ों पर जंग लड़ने के तौर तरीकों पर काम हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में चीन की वायु सेना भी शामिल है। इतना ही नहीं, चीन की सेनाएं हमले के साथ साथ बचाव की भी ट्रेनिंग ले रही हैं। इसे इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस भी कहते हैं। इससे चीन यह दर्शाना चाहता है कि भारत किसी गलतफहमी में ना रहे कि चीनी सैनिक
ऐसी ऊंची पहाड़ियों पर, ऐसी ऊंची चोटियों पर सर्दी के मौसम में लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। एलएसी पर चीन सिर्फ बेहद शातिर तरीके से अपनी सैन्य शक्ति ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वो ऐसी बहुत सी साजिशों को अंजाम दे रहा है जिससे यही माना जाएगा कि चीन भारत के खिलाफ तेजी से सैन्य तैयारी कर रहा है और उसके इरादे नेक नहीं हैं, क्योंकि वो सीमा पर ऐसी बहुत सी हरकतों को अंजाम दे रहा है जिससे यह बात साबित होती है कि चीन पूरी तरह से जंग पर आमादा है और वो सर्दियां शुरू होते ही हमला भी बोल सकता है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन ने अब एलएसी पर अपना संचार तंत्र बेहद मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए चीन की सेना एलएसी पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रही है और यह काम एलएसी पर बहुत से इलाकों में चीन अंजाम भी दे चुका है। ऑप्टिकल फाइबर केबल चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड से जोड़ी जा रही है। चीन का एलएसी जैसे दुर्गम इलाके में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना यह साबित करता है कि चीन यहां खुद को मजबूत बनाने के साथ साथ वो अपने ठिकानों को और बढ़ाने की कोशिश में है। चीन ने जिन इलाकों में अब तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए हैं वो वही जगह है जहां भारत और चीन के बीच सबसे ज्यादा विवाद है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन ने पेंगोंग झील के उत्तर इलाके में फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा कर लिया है। इस तरह उसने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे में भी फाइबर केबल का नेटवर्क तैयार कर लिया है। फाइबर केबल के इस नेटवर्क को तिब्बत में वेस्टर्न थिएटर कमांड के हेडक्वार्टर से जोड़ा गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का लाइन कम्युनिकेशन ना सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि उससे मल्टी मोड इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन का फाइबर केबल बिछाना यह साबित करता है कि चीन आने वाले वक्त में एलएसी पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के दूसरे तरीके भी अपना सकता है, क्योंकि फाइबर केबल की वजह से चीन के लिए इस इलाके में अपनी साजिशों को गुपचुप ढंग से अंजाम देना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि एलएसी पर अब तक रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। फाइबर केबल से बातचीत रेडियो कम्युनिकेशन के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होती है। इस तरह फाइबर केबल का नेटवर्क लग जाने से चीन की सेना की बातचीत सुरक्षित हो जाएगी और वो बिना किसी रुकावट के बातचीत कर सकेगी, जबकि उसके मुकाबले भारतीय सेना का रेडियो कम्युनिकेशन असुरक्षित हो जाएगा और भारतीय सेना की बातचीत के इंटरसेप्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। फाइबर ऑप्टिकल केबल की मदद से चीन की सेना तस्वीरें और वीडियो तेजी से मुख्यालय भेज सकेंगी और फिर उन्हें अपने मुख्यालय से तेजी से कमांड मिल सकेगा। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए न सिर्फ ट्रांसमिशन बेहतर होता है, बल्कि इसके जरिए गोपनीय सूचनाएं भी बेहतर ढंग से भेजी जा सकती हैं। वीडियोस भेजे जा सकते हैं, तस्वीरें भेजी जा सकती हैं और एनकोडेड मैसेज भी भेजा जा सकता है, जिसे इंटरसेप्ट करना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए रेडियो कम्युनिकेशन से ये बेहतर है और पीएलए इसे एक एडवांटेज समझता है। लेकिन एलएसी के दुर्गम इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर कितना कामयाब होगा, ये देखने वाली बात होगी। चीन एलएसी पर गुपचुप तरीके से जंग की तैयारी में जुटा है। इसके कई और सबूत भी सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे अहम है चीन का भारत में जासूसी नेटवर्क मजबूत करना। भारत के प्रधानमंत्री समेत 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी के मामले में चीन की पोल पहले ही खुल चुकी है। अब यह भी सच सामने आ रहा है कि चीन अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी निगरानी कर रहा है। चीन के जासूसी कांड से जुड़े ताजा खुलासे के मुताबिक चीन भारत के पेमेंट ऐप पर नजर रख रहा है। इसके साथ ही भारत की स्टार्टअप कंपनियों पर भी चीन की नजर है। यही नहीं, चीन भारत के डिलीवरी ऐप की भी निगरानी में जुटा है और ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल हेल्थ केयर और ट्रैफिक ऐप की भी चीन जासूसी कर रहा है। चीन भारत में जिस तरह की जासूसी कर रहा है, उससे साफ है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चीन ऐसी कंपनियों में भी निवेश कर सकता है जिससे उससे जब जरूरत हो तो उसे छोटी बड़ी जानकारियां मिल सकें और उसका इस्तेमाल वो भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने में कर सके। सीधे तौर पर चीन सिर्फ एलएसी पर भारत के साथ जंग नहीं करना चाहता, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था से खौफ खाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को खत्म करने का भी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। चीन एक तरफ तो भारत के खिलाफ जंग की हर मोर्चे पर तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया भर में
भारत के खिलाफ माहौल बनाने में भी जुटा हुआ है। इसके लिए शी जिनपिंग के सफेद पोश जासूसों को एक अलग ही मिशन में लगाया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब यह सामने आया कि चीन ने अपने विदेश विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल शुरू कर दिए हैं। चीन ने यूनाइटेड फ्रंट के लोगों को अब दूसरे देशों में राजदूत बनाकर भेजना शुरू कर दिया है। खासकर दक्षिण एशिया के देशों में यूनाइटेड फ्रंट के लोग भेजे जा रहे हैं। चीन में पाकिस्तान में अपना नया राजदूत यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े शख्स को बनाया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा यूनाइटेड फ्रंट के लोग सीधे शी जिनपिंग को रिपोर्ट करते हैं और यूनाइटेड फ्रंट को चीन में किसी भी मंत्रालय से ज्यादा ताकतवर माना जाता है। चीन एक साथ कई मोर्चों पर जिस तरह से तैयारी कर रहा है, उससे साफ है कि वो खुद को जंग के लिए तैयार कर रहा है। चीन में जंग की तैयारी क्यों हो रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कमजोर होती कुर्सी, जिसे बचाने के लिए शी जिनपिंग किसी भी तरह से भारत के खिलाफ जंग छेड़ने पर आमादा है।